हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने पिछले कुछ लेक्चर से शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, तो ज़रूर से जाके उन लेक्चर्स को देखिए बच्चों। सही बात है। ठीक है। आज अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 तक। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे इस अब कह सकते हो लेसन के अवेलेबल है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे चैप्टर्स बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं केमिस्ट्री के, तो ज़रूर से उन चैप्टर्स को ज़रूर से देखिए। सही बात है। सॉरी। उसके साथ साथ बच्चों बायोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीटेड है तो वो भी जरूर से देखिए। ठीक है। फिजिक्स कंप्लीटेड है, मैथ्स कंप्लीटेड है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे इस चैनल पर 11th के 12th की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों कंप्लीटेड हैं। और जो भी चीज़ें एक आधा चीज़ बच गई है वो चीज़ हम लोग आप लोग के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया जाए, सबसे पहली बात। सही बात है। ठीक है। बच्चों इसी तरीके से मैं आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हम लोग ने शुरू किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री का। सही है। आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, अगर आप लोग मुझे इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं, सही है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, लेक्चर नंबर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देख रहे हो अभी आप, ठीक है, तो 4th वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन स्टडी किया था। ठीक है। वेरिएशन किसका? वेरिएशन डाइल्यूशन का, कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करोगे तो आपको कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सही है। कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, मोलाल कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सही बात है। वो मैं चीजें अभी यहां पे प्रेजेंट करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐसी बातें की थी। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि मोलाल कंडक्टिविटी अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर मोलाल कंडक्टिविटी बढ़ती है अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे। सही बात है। मोलाल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों मोलाल कंडक्टिविटी हम दो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग तरीके से बढ़ती है। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके अंदर जो इंक्रीज इन मोलाल कंडक्टिविटी होगा वो थोड़ा सा स्टीप होगा, क्योंकि स्टीप मतलब थोड़ा सा स्टीप नहीं होता, एक्चुअली में थोड़ा सा लेटरल होता है। क्यों? एक्चुअली क्योंकि उसके अंदर 100% डिसोसिएशन होता है ना, तो इतना ज्यादा मोलाल कंडक्टिविटी नहीं बढ़ता, बहुत ही थोड़ा 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 बढ़ते लगता है। सही बात है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलाल कंडक्टिविटी में वेरिएशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे कि आखिरकार वीक इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशंस हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होगा, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अपना लैम्बडा नॉट का वैल्यू है क्या उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखेंगे, जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं एंड तक सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। सही बात। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो मुझे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलेगा। आ जाओ, बढ़ते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर की तरफ। आइए, देखो ये सारी बातें हुई थी। सही बात है। ये सारी बातें मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई है काफी पहले ही, पहले के लेक्चर्स वाले हैं ये। फिर हम लोग ने शुरू किया था बच्चों, देखो वेरिएशंस ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूशन करेंगे जब हम लोग तो इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने आप लोग को पढ़ाया कंडक्टिविटी, मैंने आप लोग को पढ़ाया कंडक्टेंस, मैंने आपको पढ़ाया मोलार कंडक्टिविटी मैंने पढ़ाया, और यहाँ पे हम लोग केसेस पढ़ रहे थे। सबसे पहला केस हम लोग ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मोलाल कंडक्टिविटी यानी लैम्बडा फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से क्या इफेक्ट वेरिएशन पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डाइल्यूशन जब बढ़ेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एडिट करेंगे बच्चों और इसी में हम लोग पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसके बारे में पढ़ना है हमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होंगी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। तो इन सारी चीजों को आई होप आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बच्चों है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशन इन लैम्बडा, या फिर आप कह सकते हो वेरिएशन इन मोलाल कंडक्टिविटी फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन
वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वाला ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता था, मतलब वो धीरे 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 इसका मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है क्योंकि वहां पे डिसोसिएशन 100% था। पर क्या यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन है, यानी जो अल्फा की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या ये 100% होगी? नहीं होगी। सो इट इज नॉट इक्वल टू 100%। ये 100% नहीं होगी बच्चों, ये हमेशा 100% से कम होगा। मतलब डिसोसिएशन हमेशा यहां पर 100% नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल से डिसोसिएट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करते। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल ने ही डिसोसिएट किया, मतलब 10 मॉलिक्यूल ही टूटे, बाकी मॉलिक्यूल टूटे ही नहीं, तो मैं कहूंगा 10% डिसोसिएशन है, मतलब 10 मॉलिक्यूल ही टूटे। 50 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 50% डिसोसिएशन है। अब मान लो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब मैं डाइल्यूशन करूंगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बच्चों जब मैं क्या करूंगा? डाइल्यूशन करूंगा, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करूंगा बच्चों? डिक्रीज करूंगा। सो इन दैट यहां पर बच्चों कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल टूटते और मॉलिक्यूल टूटते, और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करोगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ओके जस्ट अ सेकंड, ओके, द कंडक्टिविटी, और यू कैन से कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मत लिखो, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, अरे भाई वहां पे भी इंक्रीज हो रहा था, यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, मोर इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली, समझ रहे हो? अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करोगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिवली बच्चों यहां पर क्या होता है? कंडक्टेंस में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। अब वो कैसा होता है देखो, यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है देखो, स्ट्रॉन्ग वाले का तो ऐसा ग्राफ था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। इसका ग्राफ ऐसा नहीं है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से बच्चों आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। यहां पे भी आप कॉन्सेंट्रेशन आप लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मोलाल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, मोलाल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखो थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे ना, एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा जहां पर आप अगर थोड़ा सा भी, देखो एक टाइम आएगा, जैसे मान लो यहां पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, यहां पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, इनके बीच में सिर्फ थोड़ा सा मोलाल कंडक्टिविटी इंक्रीज है। अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इनके बीच में थोड़ा सा इंक्रीज है। पर आप यहां से देखो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, कितना मोलाल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, समझ रहे हो? तो यहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। और आप जब तक डाइल्यूशन कराओगे तब तक इंक्रीज होगा। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी इस पॉइंट को टच नहीं करता। यहां पे जो ग्राफ है ये कभी भी इस पॉइंट को टच नहीं करता। मतलब यहां पे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन जैसा हम लोग को मिला था ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वैसी कोई वैल्यू यहां पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पे आपको लैम्बडा नॉट का वैल्यू नहीं मिलेगा, यहां पे आपको लैम्बडा नॉट का वैल्यू नहीं मिलेगा। सो एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे अपनी बुक में, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल to calculate lambda max, it is not possible to calculate lambda max in weak electrolyte, weak electrolyte। और यहां पे आप कोई इक्वेशन भी नहीं बना सकते, जैसे लास्ट वाले में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी थी, पर यहां पर आप कोई इक्वेशन भी ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे आपको ये टच ही नहीं कर रहा है ना किसी पॉइंट को, तो यहां पे आपका ग्राफ ही नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू आएगी, इसीलिए कोई इक्वेशन भी नहीं बनता। सो यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई बच्चों, ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसेप्ट में। समझ में आया क्या आप लोग को इतनी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई है? मेरे को बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं? मैंने क्या बताया? बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है बच्चों कि
वेरिएशन अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो, अगर हम मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, सो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे लैम्बडा नहीं, अल्फा का जो वैल्यू है वो 100% नहीं होता। मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा करने पे आपका मोलार कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल टूटते हैं, आयन ज्यादा फॉर्म होते हैं, ज्यादा आयन्स फॉर्म होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज मोर इफेक्टिवली। सही बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जितना जितना इंक्रीज करोगे डाइल्यूशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, उतना मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगा, बहुत तेज बढ़ेगा, पर वो कभी भी इस जीरो पे नहीं आता, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है ना, आयंस टूट रहे, आयंस टूट रहे, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो? तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो पे नहीं आएगी, कॉन्सेंट्रेशन कभी भी जीरो पे नहीं आएगी, इसीलिए यहां पर आप लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों, समझ रहे हो? ये क्या था? दिस इज मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पर यहां पे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, समझ रहे हो? तो ये दिक्कत आ जाती है कहां पर? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में, समझ रहे हो? और इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आया बच्चों, जिसका नाम है कॉलरॉश लॉ। ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान सा है, समझ रहे हो? अब बहुत ही आसान सा लॉ है, अगर आप इसे देखोगे, सीखोगे, मैं आप लोगों को पहले लॉ लिख कर ही दिखा देता हूं। ठीक है, इस लॉ का फॉर्मूला कैसा है बता? इस लॉ का फॉर्मूला है बच्चों लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिखोगे लैम्बडा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी का भी। देखो ये एक्चुअली में फॉर्मूला बनाया गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी वैलिड है। सही है, तो ये क्या है बच्चों? लैम्बडा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट। अभी देखो यहां पे जब हम लोग तोड़ेंगे ना, मैं आपको बता दूं, यहां पे हम लोग ये वाला लैम्बडा यूज करते हैं। आपकी बुक में कौन सा यूज किया हुआ है? आई डोंट नो, लेट मी चेक योर बुक, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ यही वाला यूज किया हुआ है, यही वाला यूज किया हुआ है। ठीक है, यही वाला यूज किया हुआ है। तो आप क्या लगाओगे बच्चों? लैम्बडा नॉट, और यहां पे लगाओगे n1। n1 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया कटायन के लिए, सिमिलरली n2 लैम्बडा नॉट अनायन के लिए। ठीक है, यहां पे जो n1 और n2 है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स। n1 वेयर n1 and n2 are the number of moles। अब देखो सीन क्या है पता है? जैसे मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मान लो आप मेरे पास है NaCl। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरे पास एक NaCl है। ठीक है, अब मान लो मुझे इसका कैलकुलेट करना है बच्चों कि इसका मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा। इसका मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा एट इनफाइनाइट। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों नॉट की, तो एट इनफाइनाइट वाली ही बात करेंगे, सही है ना? एट इनफाइनाइट वाली ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं सबसे पहले मोलार कंडक्टिविटी इसकी निकालूंगा। मैं बोलूंगा भाई ठीक है, मैं निकालता हूं मोलार कंडक्टिविटी Na की, फिर मैं निकालता हूं मोलार कंडक्टिविटी Cl की। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को क्या करूंगा बच्चों, इस दोनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। समझ रहे हो? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उनकी सेपरेट मोलार कंडक्टिविटी में निकालूंगा। समझ रहे हो? उनकी मैं क्या करूंगा? सेपरेट मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगा, और उन दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, तो मुझे पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इसी को हम कॉलरॉश लॉ कहते हैं। यही है बच्चों आपका कॉलरॉश लॉ। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पूरे इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी के लिए आप ये वाला लैम्बडा यूज करोगे, और जब आप एक स्पेसिफिक कटायन या अनायन की बात करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी के आप ये वाला लैम्बडा यूज करोगे। कि आपकी बुक ने भी ये यूज किया है, हम भी ये यूज करेंगे, हर बुक ये यूज करती है। सही है, तो कुछ आप अलग से मत कर लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, यही है बच्चों कॉलरॉश लॉ, यही कहता है आपका कॉलरॉश लॉ। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये Na+ है तो ये कटायन वाला हो गया, ये Cl है तो ये अनायन वाला हो गया। अब मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे N1 और N2 क्या? N1 और N2 क्यों? देखो
कभी कभी आप ऐसे मॉलिक्यूल्स भी लोगे जिसमें आपको, जब आप मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना तो आपको दो दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। हम्म हम्म ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया MgSO4, ठीक है, MgSO4 मैंने लिया, ठीक है। अब मान लो जब मुझे इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ठीक है, जब मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो मुझे Mg के ऊपर कितना चार्ज मिलेगा, +2 चार्ज। Mg के ऊपर कितना चार्ज मिलेगा, +2 चार्ज। तो जो भी आपका चार्ज रहेगा उसे आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक ही Mg है और Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है। सही बात है। मतलब अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो आपको 2 Mg लेना पड़ेगा, पर हमने लिया 1 Mg है, तो इसलिए मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा, 1/2। दिस 1/2 इज नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स आप ले रहे हो अपने इसके कंपाउंड के। जब आप कटैन बनाओगे ना तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज नथिंग बट N1 एंड N2। ये आपको मेंशन करना है कोलरॉश लॉ में, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे सब समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी निकालना है तो बहुत सिंपल है, आप पहले एक कटायन का मोलार कंडक्टिविटी निकालो, फिर दूसरे अनायन का मोलार कंडक्टिविटी निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज हम लोग यहाँ पे नॉट वाला लिखे, मतलब ये एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई है। अब जरा स्टेटमेंट देख लो, यही स्टेटमेंट, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। भाई देखो, माइग्रेशन ऑफ आयन्स इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी आयन कहीं भी जा सकता है, सही बात है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो मैंने पहले ही बोला ये जो बातें हो रही हैं ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है, मतलब जहां पे नॉट लगा हो, क्या लगा हो बच्चों, नॉट, सही है ना। ये मैंने आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन, हर आयन अपने को आयन से इंडिपेंडेंट माइग्रेट करता है, एंड कंस्ट्रीब्यूट द टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of other ions to which it is associated। बहुत ही सिंपल सी लाइन है बच्चों कि आपका जो भी आयंस है, आपका जो आयंस है और को आयंस है उसकी मोलार कंडक्टिविटी अगर आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो एक, मतलब आपका जो एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके बराबर उसकी मोलार कंडक्टिविटी आएगी। ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी के पास भी जाए, वो आयंस किसी और के पास भी जाए पर उसकी मोलार कंडक्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। ये कहता है आपका किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ नहीं यार, कोलरॉश लॉ, ये कहता है बच्चों आपका कोलरॉश लॉ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपको ये चीज समझी है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, चले आगे। अच्छा चलो आगे चलते। अब मेरे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद आपको चीजें बेहतर तरीके से समझेंगी। आ जाओ न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखोगे समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI। आपको AgI का मोलार कंडक्टिविटी निकालना है एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। देखो कहीं भी 0 कॉन्सेंट्रेशन लिखा हो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, लैम्डा नॉट, ठीक है, लैम्डा नॉट, दोनों का मतलब सेम है। इफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI, AgNO3 और NaNO3 एट 0 कॉन्सेंट्रेशन इज 126.9, 133.4 एंड 121.5। ये उसकी यूनिट दी हुई है, यूनिट में मैंने आपको निकालना सिखाया है, बहुत ईजी है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करें AgI का, तो सबसे पहले आपको वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे AgI का निकालना है तो कैसे होगा, देखो लैम्डा नॉट, ठीक है, लैम्डा नॉट किसका, AgI इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ I माइनस,
सही है, कटायन अनायन दोनों अलग अलग हो गए। तो मतलब मुझे इनका निकालना है तो मुझे Ag का और I का अलग अलग निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट आई हैव टू फाइंड इनका मोलाल कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दिया किसका किसका है, NaI का दिया है, AgNO3 का दिया है और NaNO2 का दिया है। सही है, तो बहुत आसान है। देखो अगले पेज पे चलते हैं। NaI, ठीक है, NaI का निकालते हैं पहले। सो लैम्बडा मैक्स नहीं, लैम्बडा नॉट NaI इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ I माइनस। सही बात है। इसका कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, पहले वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ है 126.9। तो यहां पे लिख दो 126.9 और इसको मैं बना देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बराबर है, ओके। नेक्स्ट कौन सा दिया है, नेक्स्ट दिया है बच्चों AgNO3। सो लैम्बडा नॉट ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ NO3 माइनस। सही बात है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, सेकंड वाली की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 133.4। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। उसके बाद थर्ड कौन सा दिया है, देखो ऐसे ही करना है। थर्ड कौन सा दिया है बच्चों NaNO3। सो लैम्बडा नॉट फटाफट करते हैं, NaNO3 इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Ag नहीं NO3 माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू है बच्चों 121.5 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गया, इतना कर लोगे, इजी है ना। हमें फाइंड इसका करना है, ठीक है, हमें फाइंड इसका करना है और हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया। अब आप जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स लगानी है। यहां पे देखो आपको चाहिए Ag और आपको चाहिए I। अब आप देखो कि यहां पे Ag किसके किसके पास है और I किसके किसके पास है। अगर आप देखो बच्चों तो यहां पे एक Ag है, सही बात है, और यहां पे एक I है, सही है। तो मुझे इन दोनों का एडिशन चाहिए, मतलब मुझे ये और ये साथ में चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन, रुको, मैं करूंगा बच्चों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। मतलब मैंने पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ऐड कर दिया। जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो यहां पे देखो ये भी साथ में आ जाएगा, ये भी साथ में आ जाएगा, प्लस Na भी साथ में आ जाएगा और NO3 भी साथ में आ जाएगा। अब आप देखो तो इसके पास Na है, इसके पास NO3 है, तो मतलब ये जो दोनों इक्वेशन मैंने ऐड किया था, अगर उन दोनों इक्वेशन से मैंने इसको माइनस कर दिया तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया। देखो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, मान लो पहला और दूसरा इक्वेशन ऐड कर दिया, तो ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, सही बात है। उसमें Na प्लस भी आ गया, Ag प्लस भी आ गया, I माइनस भी आ गया, NO3 प्लस माइनस भी आ गया। अब मैं इन चारों को माइनस कर देता हूं इस इक्वेशन से। सो ये वाला Na प्लस इसको काट देगा, सही बात है। ये वाला I माइनस नहीं, ये I माइनस नहीं कटेगा, ये वाला NO3 इसको काट देगा, सही है ना। जब मैंने इसको इससे माइनस किया बचा क्या, तो मतलब मैंने क्या करना है बच्चों, माइनस करना है इक्वेशन 3, माइनस करना है इक्वेशन 3। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा बच्चों ये और बचेगा ये, मतलब आपको बचेगा बच्चों Ag प्लस, अच्छे से लिखते हैं, लैम्बडा नॉट ऑफ Ag प्लस क्या बचेगा बच्चों, लैम्बडा नॉट ऑफ I माइनस। और यही अपने को चाहिए, यही अपने को चाहिए बच्चों, यही अपने को चाहिए Ag प्लस और I माइनस। मतलब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है और इससे माइनस करना है। तो सिमिलरली मैं ये भी कर लूंगा, इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा बच्चों 126.9 प्लस 133.4 माइनस 121.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, सही बात है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा देखो, 9 4 9 और 4 कितना होगा बच्चों आपका 13, कैरी ओवर 1 3 6 3 9, एक 1 0, फिर 2 3 5 एक 6 और यहाँ पे 1, सही है, नहीं ये 1 ऊपर,
जस्ट अ सेकेंड, वापस 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 वापस। 9 और 4 कितना हो गया? हाँ यहाँ पे 6 आया ना, और ये 112, यहाँ पे 2 आ गया, 260.3 माइनस 121.5, ऐड करो, इसको माइनस कर लो। अरे बहुत इजी है, जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगा। सेम वही आपको यूनिट डालना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या था? मोल इनवर्स। हाँ, मोल इनवर्स। ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि देखो आपको ये मिल गया ना, ये मिल गया ना बच्चों, और यही क्या है? लैम्बडा नॉट, नहीं नीचे लिखना है, लैम्बडा नॉट ऑफ AGI, सिंपल, लैम्बडा नॉट ऑफ AGI। आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें तो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। चलें आगे। ओके, लेट्स मूव। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं आपने? ले लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, लेट्स मूव। अगला है बच्चों मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। हमें कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना है। नाउ हाउ कैन यू मेजर द कंडक्टिविटी? इतना सब तो हमने पढ़ लिया। कंडक्टिविटी ये होती है 1 cm3, ये वो 1 ml में कितने आयंस है, उस वो कितने कंडक्ट कर रहे हैं, वो सब हमने सब समझ लिया। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट? कैसे हम कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करें, सबसे पहला सवाल। ठीक है, सो यहाँ पे हम यही सीखेंगे कि आखिरकार हम कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपेरिमेंट मतलब हम लैब के अंदर, ठीक है, हम लैब के अंदर एक्चुअली में कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब क्या? आपका के। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब क्या बच्चों? आपका के। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आप लोग को शुरू में समझाए थे, सुनाए थे, याद होगा अगर आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों ना। अब देखो कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। कंडक्टिविटी के फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंट आता है। अगर आपको याद हो तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस आता है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 1/R। सही है, 1/R, और यहां पे है आपका बच्चों L/A, यही है। सो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस आता है। ये तो हो गया आपका सेल कांस्टेंट। दिस इज द सेल कांस्टेंट, जिसके अंदर ये लेंथ होता है बच्चों। दिस इज द लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सही, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। दिस R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस R इज द रेजिस्टेंस। यह चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई हैं, ये चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? अगर मुझे कंडक्टेंस चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, तो क्या मैं उसे रेजिस्टेंस से फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, अगर मुझे उस सेल का रेजिस्टेंस मिल गया, तो उस रेजिस्टेंस को इस वैल्यू में पुट करके डाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया, दो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ, ये तो कांस्टेंट ही होता है ना, बिकॉज इसीलिए इसे हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बच्चों इसे क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीजें मेरे पास है, ये चीजें मेरे पास है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल गया किसी भी सेल का, तो मैं कंडक्टिविटी फाइंड कर सकता हूं। और अगर मेरे पास कंडक्टिविटी आ गई, अगर मान लो मेरे पास कप्पा का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया, तो मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूं बच्चों? मोलार कंडक्टिविटी फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज मोलार कंडक्टिविटी इज के 1000 डिवाइड बाय एम। मोलारिटी तो निकाल सकते, मोलारिटी तो है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, कितने मोल्स आपने ऐड किए हैं, वो तो आपको पता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप फाइंड कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा केस रहेगा, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, जहां पर बच्चों आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, आपको मोलारिटी मिल सकता है कि भाई इतना मोलार का सॉल्यूशन है, एंड यू हैव टू फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी। सही है, तो उससे आपको रेजिस्टेंस से आपको सबसे पहले कप्पा फाइंड करना है, यानी कंडक्टिविटी फाइंड करना है। फिर इस कंडक्टिविटी को आप इस वॉल्यूम में पुट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलारिटी, तो आपको मोलार कंडक्टिविटी मिलेगा। अब सबसे पहला सवाल यह है कि बाय रेजिस्टेंस, बाय एक्सपेरिमेंट आप कैसे रेजिस्टेंस को
ये करें, फाइंड करें, कैसे हम रेजिस्टेंस को क्या करें बच्चों, फाइंड करें। तो इसके लिए आ जाओ हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहीं पे करते हैं। आ जाओ, मैंने लिया बच्चों एक सेल, मैंने क्या लिया, एक सेल लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर इस सेल के अंदर ये अच्छे से बन नहीं रहा यार मेरे से, ठीक है, यहां पे डाल दिए, इसके अंदर है मेरा इलेक्ट्रोड, ये मेरा इलेक्ट्रोड, ये मेरा इलेक्ट्रोड, एक सेकेंड, ये मेरा इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, इलेक्ट्रोड डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, सही है। सो इस इलेक्ट्रोड का कोई एरिया होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, L, बहुत अच्छी बात है, इसको बाहर लिख देता हूँ। इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट L, और इसका जो एरिया होगा वो A होगा, वही हमारा सेल कांस्टेंट है। फिर इसके अंदर बच्चों मान लो, इसके अंदर मान लो मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दिया, ओके, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या भर दिया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दिया। तो ये मेरा एक सेल रेडी हो गया जिसके पास एक खुद का इलेक्ट्रोड है, सही है, इसके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जब हम लोग कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं बताएं, हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिंग वाटर, कंडक्टिंग वाटर। अब ऐसा क्यों भाई, देखो कंडक्टिंग वाटर का जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिंग वाटर का जो कंडक्टेंस है ना बच्चों, वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है, नहीं, और एक नहीं सॉरी, वो ऑलमोस्ट 0 होता है, 0, सॉरी, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 0, मतलब जो कंडक्टेंस है कंडक्टिंग वाटर का वो हमेशा क्या होता है बच्चों, 0। अब क्यों, देखो अगर हम लोग कंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं पूरे सेल का, और मान लो मैंने इसके अंदर मैंने नॉर्मल वाटर डाल दिया, अब नॉर्मल वाटर के पास भी तो खुद के आयंस होते हैं, खुद का H+ होता है, खुद का OH- होता है, तो अगर खुद का H+ खुद का OH भी आयंस बन के घूमने लगेगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर मुझे कंडक्टिविटी, मान लो अगर मुझे कंडक्टिविटी सेल की निकालनी है, सही है, कंडक्टिविटी मुझे सेल की निकालनी है, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यही होना चाहिए, पर अगर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर भी इसके अंदर मिक्स होगा, जो भी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे सबकी कंडक्टिविटी ऐड होती जाएगी ना, टोटल कंडक्टिविटी में ऐड होती जाएगी ना सेल की कंडक्टिविटी। इसीलिए हम लोग बच्चों जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर यूज करते हैं, जो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कंडक्टिंग वाटर यूज करते हैं, बिकॉज कंडक्टिंग वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा 0 होती है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, ओके ओके। और बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेनर को पैक कर देंगे, इसको पैक कर देंगे हम लोग, ताकि इसके अंदर हीट एक्सचेंज ना हो पाए, समझ रहे हो, ताकि इसके अंदर बच्चों हीट एक्सचेंज ना हो पाए। आप लोगों को पता है ना, कंडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, इसलिए हम लोग इसको थर्मोस्टेट में डाल देते हैं, दिस इज थर्मोस्टेट, और इसके अंदर हम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उससे कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। हम बच्चों अब इससे कनेक्ट करेंगे, शायद आपने सुना होगा नाम पहले, व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम सुना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ ऐसे होता है, अच्छा नहीं बनता, मेरे से पता नहीं क्यों अच्छा नहीं बनता यार ये सब। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे हम इससे, और इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, इसको हम कहते हैं प्यार से व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। साथ ही में इसके बीच में यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा फिजिक्स क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स से आप
पढ़ी रहे हो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, तो फिजिक्स तो आएगा। इसके बीच में लगा है बच्चों गैल्वेनोमीटर। ये हमें बताएगा कि कितना करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है। ये जो वायर इससे कनेक्टेड है ना, इधर से, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा। ये है बच्चों आपका रेजिस्टेंस R1, ये है आपका रेजिस्टेंस R2, ये है आपका रेजिस्टेंस R3, और मान लो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा होगा वो लग रहा होगा R4, वो लग रहा होगा R4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे हाथ में क्या है, हम इन तीनों का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन तीनों का हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहां पे कुछ रख दिया, यहां पे कुछ रख दिया, यहां पे कुछ रख दिया, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस बच्चों होता है नोन। ठीक है, अब हमें कुछ भी करके ऐसा रेजिस्टेंस यहां पे रखना है जिससे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ जाए, जिससे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या आ जाए बच्चों, जो रीडिंग आ रहा है ना गैल्वेनोमीटर का, वो 0 आ जाए। अगर इसका रीडिंग 0 आ गया मतलब इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका रीडिंग अगर इसका रीडिंग क्या आ गया बच्चों, अगर इसका रीडिंग किसका, गैल्वेनोमीटर का, अगर रीडिंग 0 आ गया तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सही है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास क्या है, इक्वेशन। इसको मिटा दूं हल्का सा, ये मिटा दूं मैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चों एक इक्वेशन है, दैट इज R1 बाय R2 डिवाइड बाय R3 बाय R4। सही बात है। अब आपके पास R1 R2 R3 नोन है, आपको पता है ना आपने कितना चेंज किया है R1 R2 R3 में, तो ये तीन चीजें नोन होती है पर ये एक अननोन होता है। तो हम यहां से निकाल लेंगे R4 की वैल्यू। R4 क्या होगा, R4 इज इक्वल टू R1 बाय R2 इंटू R3। तो मतलब आप इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R4, मतलब इसका रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसका रेजिस्टेंस मिल गया तो आप कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में डाल सकते हो, और कंडक्टिविटी मिल गई तो वहां से आप मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बैलेंस करना है। यू हैव टू मेजर द कंडक्टिविटी, हाउ यू हैव टू मेजर द कंडक्टिविटी। क्लियर है, सही है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, सही है। तो कोई भी डाउट हो आप आ जाना, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, चलेगा, ठीक है। सुबह मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।